हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकेंड, दूसरा चैप्टर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर देखा था, वो था रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स पे रिलेटेड संसाधन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस क्लासेस हैं, चाहे वो 6 क्लास की हो या 7th क्लास की हो, ठीक है, तो वो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे देखने को। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज दूसरा चैप्टर, जो कि भूमि, मृदा और जल तथा प्राकृतिक संसाधन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि संसाधन, ठीक है, जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे भूमि, मृदा, जल, ये सब जो है, और जो भी प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है, और जीवन, ठीक है, वन्य जीव हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है ना। तो अब देखिए, कहता है कि जो विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता है, मृदा है, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और जो भी प्रौद्योगिकी है जिसकी की उपयोगिता भिन्नता के कारण है, इन स्थानों को एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। मतलब सीधा सा कहने का ये अर्थ है कि जो भी संसाधन है वो कहीं ना कहीं क्या है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। चाहे वो मिट्टी है तो मिट्टी का एक अपना उपयोगिता है, ठीक है, चाहे वो मिट्टी चाहे वो जल है, जल की अपनी उपयोगिता है, या कोई प्राकृतिक संसाधन है तो उसकी एक अपनी उपयोगिता है, उसका एक अलग यूज है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो फर्स्ट वन है वो है भूमि के बारे में। देखिए, जब भूमि के बारे में बात करते हैं तो कहता है कि भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। और जैसा कि जानते हैं कि जो पृथ्वी का पृष्ठ है, इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग में 30% भाग जो है भूमि है। यह यही नहीं, थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। और तो और कहीं कहीं पे आपको उबड़ खाबड़ देखने को मिलता है, कहीं पे आपको स्थलाकृति देखने को मिलता है, ठीक है, तो कहीं पे आपको पर्वत देखने को मिलता है। इस तरह से जो तीव्र ढाल है, जलक्रांत है, संभावित होते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी भूमि देखने को मिलेगा जहाँ पे कि मरुस्थल क्षेत्र है ना। और इसके साथ साथ, ठीक है, विरल एवं निर्जन, ठीक है, सघन वन क्षेत्र भी आपको देखने को मिलता है ना। तो कहता है उर्वर मैदान और नदी घाटियों में कृषि की उपयोगिता भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान विश्व का सघन बसे क्षेत्र है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पे दिखाया गया ऑस्ट्रेलिया का सेल्जबर्ग है। यहाँ के कितने भूमि उपयोगी हैं आप पहचान सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, भूमि की उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। देखिए, जो भी ग्रामीण इलाका से आते होंगे, गांव से आते होंगे, ठीक है, तो आप देखे होंगे क्या कि जो भूमि का उपयोग है विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कृषि के लिए करते हैं, वानिकी के लिए करते हैं, खनन के लिए करते हैं, सड़क के लिए करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग उद्योग अगर लगाते हैं, उद्योग की स्थापना करते हैं, तो उसके लिए भी हमें किसका जरूरत पड़ती है? तो भूमि की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो भूमि है, ठीक है, भूमि उपयोग कहते हैं। अगर हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं, चाहे वो वानिकी के लिए करें या कृषि के लिए या खनन के लिए, तो इसका जो उपयोग कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं? भूमि उपयोग कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए विभिन्न तरीकों से सूची बना सकते हैं भूमि का। तो कहता है भूमि का उपयोग भौतिकी कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक हैं, जैसे जनसंख्या एवं प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, है ना। ये सारे चीज आपको भूमि के उपयोग के बारे में बताया गया है। अब देखिए, कहता है कि जो स्वामित्व है, जो मतलब भूमि के जो जिसके पास भूमि होती है, जिसका भूमि के मालिक जो होते हैं, ठीक, उसके बारे में कहता है कि आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है।
मतलब कुछ होता है कि एकल भूमि किसी एक पर्सनल इंसान का है, इंडिविजुअल का है, ठीक है, तो ये निजी भूमि कहलाता है। और सामुदायिक मतलब बहुत सारे मिल करके एक कम्युनिटी मिल करके, ठीक है, जो भूमि होता है उसे क्या बोलते हैं, सामुदायिक या कम्युनिटी लैंड कहते हैं। कहता है निजी भूमि में जो व्यक्ति के स्वामित्व होती है वो एक पर्सन के पास होती हैं, और इस तरह से जो सामुदायिक भूमि होती है उसमें भूमि समुदाय के पास होती है। कहता है समान रूप से एक इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि आप सपोज करो चारा हो गया, फल हो गया, नट हो गया, औषधीय बोटियों को एकत्र करने के लिए किया जाता है। कहता है इस समुदाय भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने एवं नगरीय क्षेत्र में घर बनाने की, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अतः आज भूमि का उपयोग पर्टिकुलरली हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, जो हमारा समाज है, ठीक है, संस्कृति का परिवर्तन है वो दर्शाते हुए वर्तमान समय में, ठीक है, कृषि का निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार, जैसे कि आपको भूस्खलन देखने को मिलेगा, मृदा अपरदन देखने को मिलेगा, मरुस्थलीकरण देखने को, ये सब का खतरा अभी भूमि पे देखने को मिले हैं। हाँ, तो चलिए अब देखिए कहता है कि पर्टिकुलरली आगे कि जो भूमि संसाधन है इसका हम लोग संरक्षण कैसे करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग इसका तो यूज करते हैं बट इसके संरक्षण के बारे में भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे कंट्री का पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, जो भूमि का मांगे हैं वो कहीं न कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो वन वाली भूमि है उसको कृषि, ठीक है, उसको कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को आवश्यक हो ही रोकना चाहिए, चाहे वो वन रोपण हो, भूमि उद्धार हो, रासायनिक कीटनाशक हो और उर्वरकों, ठीक है, का विनियमित उपयोग, अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं, है ना? ये सारी चीज़ हमें करते रहना चाहिए। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे मृदा के बारे में कहता है क्या कि जो मृदा है, जो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, और इस तरह से जो भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, स्थल रूप से मृदा के प्रकार निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ, ठीक है, के लिए होते हैं, है ना? तो अब देखिए और भी यहाँ पे कहा गया है कि पर्टिकुलरली, ठीक है, यहाँ पे मृदा के परिक्षेदिका के बारे में बताया गया है कि देखिए ऊपर वाला जो भाग होता है जहाँ पे ये वाला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृद। उसके बाद नीचे बालू होता है, गाद या क्ले के साथ। उसके बाद नीचे अपक्षयी चट्टान होती है और सबसे नीचे क्या होती है, जनक चट्टानें देखने को मिलते हैं, है ना? तो अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कहता है कि पर्टिकुलरली जो भूमि होते हैं इसमें खनिजों भी पाए जाते हैं। कहता है अक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है खनिज जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कहता है मृदा, ठीक है, कहता है जनक सेल रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा संगठनता ये सब हो गया। उसके बाद उच्च शुद्धता, ठीक है, मृदा के प्रकार है वनस्पति प्राणी जाति सब्जीव ह्यूमस निर्माण जलवायु तापमान वर्षा अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर समय मृदा परिच्छेद, ये सब कहीं न कहीं मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना? तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए आगे कहता है कि मृदा के निर्माण के कारक, कहता है मृदा की किस किस चीज़ से निर्माण होती है। देखिए जब मृदा की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि जो इसका मुख्य कारक होता है ये जनक सेल के रूप में स्वरूप होते हैं, है ना? उसके बाद जलवायु कारक हैं, मृदा का निर्माण कारक के अन्य कारक स्थलाकृति जैव पदार्थ का भूमिका और मृदा निर्माण के संगठक के रूप में भी लगा समय है। अलग अलग स्थानों पर ये भिन्न भिन्न होते हैं, है ना? तो अब चलिए अब हम लोग करते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। कहता है कि मृदा के अपरदन और
क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो, ये क्या है, मुख्य दो खतरे हैं। और इस तरह से जो मृदा का निम्नीकरण, सहायक कारक उन्मूलन, अतिचरण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को अत्यधिक उपयोग, जैसे कि वर्षा दोहन, भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया, और उसके साथ साथ मृदा का जो संरक्षण है, कुछ विधियां यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला विधि की मतलब बात जो किया गया है, ठीक है, इसमें बोलता है मल्च बनाना। ठीक है, मल्च बनाना क्या होता है इसके बारे में कहते हैं, पौधे के बीच, ठीक है, आप देखे होंगे अनवरत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल ढक जाती है, इससे मिट्टी का आर्द्रता रुक जाती है, और इसके साथ साथ, ठीक है, जो वैदिक फार्म होता है उसके बारे में कहता है, चौरे, ठीक है, समतल, चौपन अथवा वैदिक त्रिपठालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगने के लिए उपलब्ध हो, है ना। तो इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदी अपरदन कम होता है ना। अब देखिए समुच्च रेखीय जुताई क्या होता है, कहता है एक पहाड़ी झील पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई झील से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। कहता है रक्षक मेखलाएं क्या होती है, कहता है तटीय प्रदेशों, शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, है ना। तो ये चीज था। अब चलिए आगे कहता है कि समुच्च रेखीय, ठीक है, रोधिकाएं, ठीक है, समुच्च रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाई बनाई जाती है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिला। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे कहता है जल के बारे में, ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहता है समुच्च रेखाएं रेखा, ये देखिए चट्टान बांध, ठीक है, देखिए ये इसके जलीय प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, ये नालियों की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलरली, ठीक है, ये वर्षा दोहन हो गया, संरक्षित करने के लिए अलग भागों में उग जाते हैं, कतारों में उगाए जाते हैं। देखिए अब हम आगे बात करते हैं जल की, ठीक है। कहता है देखिए जल के बारे में हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है, ठीक है, वो 3/4 जो है जल से ढका हुआ है, ठीक है। कहता है जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और पृष्ठ का 3/4 जो भाग जल से ढका हुआ है। और इसके साथ साथ इसीलिए जो पृथ्वी है इसको क्या बोलते हैं, जल ग्रह कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि लगभग, ठीक है, 3.5 अरब वर्ष पहले, ठीक है, जो जीवन है, ठीक है, जो जीवन है, ठीक है, आदि महत्वपूर्ण महासागरों में प्रारंभ हुआ था। कहता है यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग है वो ढके हुए हैं, जो विविध प्रकार के पौधे जंतु को मदद करते हैं। महासागर का जो पानी है वो लवणीय है, जो कि हमारे लिए मानव के लिए उपयोगी नहीं है। और इसके साथ साथ, ठीक है, केवल मात्र 2%, ठीक है, 2.7% जो है पानी हमारे लिए यूजफुल है। और बाकी जो 70% है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, बर्फ, ठीक है, या हिमालय, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में है यहाँ पे आपको देखिए भौमजल, नदी, झील, ये सब क्या है, वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सब चीज था। अब देखिए आगे कहता है कि आगे क्या कहता है कि अलवणीय जल जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा मूल्यवान है। और इस तरह से क्या होता है, क्योंकि वाष्पीकरण जो होता है वर्षण हवा वह महासागर जो पुनः आपको महासागर में चक्रण द्वारा गतिशील हो जाती है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखे हैं। अब देखिए आगे कहता है जल कृषि, ठीक है, जल कृषि उद्योग तथा बांधों के जलाशय के माध्यम से उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है। जल स्रोत के सूखने अथवा जल के प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, ये सब है मुख्य, भोजन नहीं मिल पाना, उसके बाद बढ़ती मांग, बढ़ती नगरीकरण, ये सब रीजन है, ठीक है, जिसके कारण कि आपको जो एबिलिटी है, चाहे वाटर हो या कोई भी वेजिटेशन हो, ठीक है, वनस्पति हो, सबकी धीरे धीरे समाप्त की ओर चल रही है। कहता है जल की उपलब्धता की समस्या, कहता है कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे कि जल आपको देखने में नहीं मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इंडिया की बात कर लीजिए, इंडिया में आप चल जाइएगा दिल्ली साइड,
दिल्ली, तो पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे ये परेशानी देखने को मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे कुछ कंट्री है, जैसे अफ्रीका हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, दक्षिण एशिया हो गया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ये सब हो गया देखने को आपको मिलते हैं। अब देखिए आगे कहता है कि जल संसाधन का संरक्षण, ठीक है। अब देखिए जल संसाधन जो है इसका संरक्षण कैसे करते हैं इसके बारे में जान। देखिए जल का संसाधन का विश्व में, ठीक है, पर्याप्त जल स्रोत की बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षण होते हुए देखिए क्या है कि अब आने वाले दिन में आपको जल अगर प्रोटेक्ट करके नहीं रखें तो बहुत परेशानी आपको आ सकता है ना। तो अब देखिए फिर आगे क्या कहता है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलरली है बहुत सारी गतिविधि, नाइट्रेट धातु हो गया, कीटनाशक हो गया, जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें से कोई में से अधिकांश रसायन अजैव है, ठीक है, और नवीकरणीय होने के मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, और इस तरह से आपको ये चीज देखने को मिलता है। अब देखिए फिर कहता है कि पर्टिकुलरली आगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ठीक है। कहता है कि देखिए जब देखेंगे आप, चाहे वो जूट हो गया या कोई टोकरियाँ हो गया, ये सब कहीं न कहीं, चाहे कुर्सी हो गया, ये सब कहीं न कहीं जो रेशम होते हैं या स्टार्क होते हैं उससे ही बनते हैं। और इस तरह से कहता है प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन केवल अस्तमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े होते हैं। क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। कहता है जैवमंडल में, ठीक है, जो जैवमंडल है जहाँ पे जीव पाए जाते हैं, इसके बारे में कहता है कि जीवित जातियाँ, ठीक है, जीवित जातियाँ, ठीक है, रहने के कारण ये एक दूसरे का परस्पर संबंध निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित परितंत्र कहलाता है। मतलब एक दूसरे पे जब डिपेंडेंसी होता है एक जीवित जाति का दूसरे जीवित जाति से, तो इसे क्या बोलते हैं, परितंत्र कहते हैं। और वनस्पति जो है और वन्य जीव जो है ये बहुमूल्य संसाधन है। पौधे इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणी भी इनसे भोजन को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे जो है पर्टिकुलरली आपका प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, देखिए क्या है कि पर्टिकुलरली कहता है वनस्पति वृद्धि के रूप में तापमान हो गया, आर्द्र निर्भर निर्भर करती है। और विश्व की वनस्पति मुख्य रूप प्रकार के 4 वर्गों में रखा जाता है। वन, घास, टुंड्रा, है ना, ये सब हो गया देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति के वन्य जीव का संरक्षण तथा यहाँ पे देखने को मिलेगा परितंत्र के अनुरक्षित करते हैं, और बहुत सी जातियां सुरक्षित का लुप्त होकर कगार, मृदा और वन ये भूस्खलन मानव के कारक हैं, है ना। तो ये सब चीज। अब देखिए यहाँ पे कहाँ उपयोग किया जाता है। कहता है पशु के खाल, चमड़ा, नौक, ठीक है, और ये सब क्या है, उपयोगी है, ठीक है, गैर कानूनी है। मतलब अगर ऐसा कोई करता है तो ये सब गैर कानूनी है, और क्योंकि इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ जंतु भी है, जैसे शेर हो गया, हाथी हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और भी यहाँ पे देखिए पर्टिकुलरली ये यहाँ पे एक चीज़ और दिखाया गया है कि पर्टिकुलरली बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा हमारे कंट्री और जो वर्ल्ड है उसके डिफरेंट डिफरेंट भागों में। यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसका कि नाम यहाँ पे बताया गया है क्या है, तो ये प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है, कहता है कि देखिए यहाँ पे कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड का वाइल्ड स्थापना जीव के अन्य जीवित, ठीक है, जो सूची तैयार है उसके नहीं है। कहता है कि इस तरह के प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक नैतिक कर्तव्य है। हमें उसकी प्रोटेक्शन करना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। कहता है मृदा के लिए निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन कौन है। देखिए वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस में ये पूछा गया है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी मुख्य जलवायु कारक, ठीक है, क्या क्या जलवायु के कारक है जो मृदा निर्माण के लिए काफी जरूरत होती है। तो यहाँ पे जब बात करते हैं इसका आंसर्स का, तो देखिए यहाँ पे कहता है मृदा निर्माण के लिए 2 मुख्य जलवायु कारक हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा वर्षण होते हैं, है ना। तो ये 2 मुख्य कारक हैं जो कि जलवायु मृदा निर्माण के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि बताइए
कि भूमि निम्नीकरण में कोई दो कारण लिखिए। ठीक है, कोई दो कारण पूछ रहा है यहाँ पे कि दो कारण बताइए जिससे कि भूमि का निम्नीकरण हो। देखिए यहाँ पे आंसर यहाँ पे है, तो जो मुख्य दो कारण है, पहला मानवीय कारण, ठीक है, मानवीय कारण वनोन्मूलन, और उसके बाद जाकर के अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, है ना, जिसके कारण की भूमि निर्माण निम्नीकरण, जो भूमि का क्वालिटी है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। और दूसरा क्या है, प्राकृतिक कारण, ठीक है, जिससे कि वर्षा दोहन हो गया, भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया, इससे जो भूमि का क्वालिटी है वो डिग्रेड होता है, ठीक है, भूमि का निम्नीकरण होता है। तो ये दो कारक थे, है ना, पहला जो उर्वरक और कीटनाशकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है, और दूसरा कारण था जो प्राकृतिक कारण में, जैसे कि वर्षा हो गया काफी ज्यादा, जिससे कि भूस्खलन और बाढ़ देखने को मिलते हैं, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है। तो भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसीलिए माना गया है क्योंकि भूमि हमारे जीवन का एक आधार है, और उसके बाद इसके बिना हमें ना आवास मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, इसके बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जो भूमि है वो हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, महत्वपूर्ण संसाधन है। अब चलिए आगे जब बात करते हैं तो कहता है क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो स्वप्नों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे, प्राणियों और संरक्षण के लिए आरंभ किया है, ठीक है, दो स्वप्न, ठीक है, दो स्वप्नों का नाम जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है इसका आंसर। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली दो, एक है जैव मंडल, ठीक है, जो जैव मंडल है उसके बारे में बात किया गया है। क्या कि जो जैव मंडल है, ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो जैव मंडल निश्चय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करना और अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक लगाना, ये दो सोपान है, ठीक है, जो सरकार के द्वारा किया गया है ना। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि बताइए कि जल संरक्षण के तीन तरीके बताइए, ठीक है, तीन तरीके पूछ रहा है जल संसाधन के, ठीक है, जल संरक्षण के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जल संरक्षण के तीन कारक क्या हो सकते हैं। तो जो देखिए एक पहला तो हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, उसके बाद रिसाव और वाष्पीकरण रोकना चाहिए, और उसके बाद वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। ये तीन उपाय है जिससे कि हम जल की संरक्षण कर सकते हैं, है ना। तो ये था। अब चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहता है एमसीक्यू है, कहता है निम्नलिखित में, ठीक है, कौन से कारक मृदा निर्माण का नहीं है, जो मृदा के निर्माण में नहीं उपयोग होता है। पहला, ठीक है, समय, मृदा गठन, जैव पदार्थ, ठीक है, मृदा निर्माण के कारक नहीं है, मृदा का गठन, ठीक है। देखिए समय के साथ समय तो लगता ही है, जैव पदार्थ का जरूरत है ना। तो कहता है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में ये बताइए कि क्या कह रहा है कि कौन से विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैदिक कृषि, ठीक है, मृदा अपरदन के लिए काफी सर्वाधिक उपयुक्त है। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। बल्ब को कर देना चाहिए जब तक की आवश्यकता ना हो, ठीक है। अब उसके बाद नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो कहता है प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। जब इसमें बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें यह होगा कि जो हमें खरीदारी के बाद कोई भी पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है, जो पॉलीपैक होता है उसको नष्ट कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे कहता है मैच द फॉलोइंग, जो नीचे दिया गया है इसको मैच करना है, ठीक है। इसके बारे में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बताइए कि भूमि, पहला है भूमि उपयोग, ह्यूमस, चट्टान, ठीक है, चट्टान, बांध, जैव मंडल, ठीक है, इधर है मृदा अपरदन का रोकना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जुरा संक्रायन, सकरा क्षेत्र, भूमि का उत्पादन करें उपयोग, ठीक है, मृदा निक्षेप, समुच्च रेखाएं जुताई, ठीक है। अब देखिए जैव मंडल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे
देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक आता है भूमि उपयोग, ठीक है। भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग होता है, ठीक है। ह्यूमस, जो ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव मंडल, जैव पदार्थ होते हैं। चट्टान बांधना, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच का जुड़ा एक सकरा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि जैव मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये था मिलान, ठीक है। इसको सुमिलित किए हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे कुछ कह रहा है कि कारण पूछ रहा है क्या, कि इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर सत्य और असत्य बताइए, ठीक है। क्या पूछ रहा है इसमें? कहता है भारत का गंगा, ठीक है, उसके कारण बताइए। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ का ये सत्य कथन है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ का जो पर्टिकुलरली, ठीक है, क्या है कि जो लैंड है, जो भूमि है, वो काफी क्या है, फर्टाइल है, उपजाऊ है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो खेती होती है काफी अच्छी होती है, और जिसके कारण यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आबादी पाई जाती है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये भी सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि जितना मतलब हम लोग जितनी भी, ठीक है, शुद्ध जल है, ठीक है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कचरा डाल रहे हैं, जिससे कि उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है ना। तो ये कारण है। चलो, तो कहता है कि तटीय क्षेत्र है, पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। क्योंकि मतलब इससे क्या होता है कि रिसेंटली मतलब आप देखते होंगे, जैसे कि लगाते हैं पेड़, तो इससे क्या होता है कि वहां का, ठीक है, कि जो एक तो जो मतलब नदी के किनारे हैं वो काफी क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं, और उपजाऊ होते हैं तो उससे क्या होता है, और एक तो मतलब पेड़ लगाते हैं कतार में, तो उससे ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि वहां पे कटाव रुकता है, ठीक है। तो ये चीज आगे देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो भी उपयोगी होता है फसल के लिए। कहता है मानवीय हस्तक्षेप जलवायु परिवर्तन में परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। ये था सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और उसके बाद जाकर के हम लोगों ने इसका सॉल्यूशंस भी देख लिया, ठीक है। और चैप्टर सेकेंड था ये, है ना, जो कि किस पे रिलेटेड था, ये आपका रिलेटेड था भूमि, मृदा और जल पे, ठीक है, जो वन्य संसाधन है उससे रिलेटेड था। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 3 होगा, ठीक है। तो इस बुक में टोटल मिला करके 5 चैप्टर्स है, अगले दिन हम 3rd चैप्टर लेके आएंगे, फिर 5th, 4th, फिर 5th, ठीक है। तो फिर हम लोग 8th का खत्म करने के बाद फिर 9th का हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।